हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम विराट कोहली स्कोर्ड हिज 50th ओडीआई सेंचुरी। किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक लगाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अपनी 50वीं 100 लगाई है 106 बॉल्स पर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो कि मुंबई में हुआ। इसी के साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 100 का, 49 टॉन्स का, उसको पीछे छोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए, ये सेंचुरी कोहली की ओवरऑल 80th इंटरनेशनल 100 है, जो कि तेंदुलकर के बाद सेकंड जो है नंबर पर आती है। सचिन तेंदुलकर की टोटल इंटरनेशनल 100 जो हैं वो 100 हैं और विराट कोहली की अब 80 हो गई हैं। आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक श्रीलंका के अगेंस्ट लगाया था साल 2009 में, और कोहली ने अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू भी श्रीलंका के अगेंस्ट किया था दम्बुला 2008 में। साथ ही आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वर्ल्ड कप के किसी एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। तो अब कोहली ने 673 रन बना लिए हैं और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। आगे भी अब चलते जाएंगे। इसी के साथ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, उनको पीछे छोड़कर थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं, सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा के बाद। विराट कोहली की जो 50 सेंचुरीज हैं 279 इनिंग्स में आई हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज 452 इनिंग्स में आई थी। तो ये जो 673 का रिकॉर्ड है ना, ये 673 किसी वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, तो इसको तोड़ दिया विराट कोहली ने। अब 673 को पार कर चुके हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू हिट 50+ सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप? विश्व कप में 50 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, रोहित शर्मा। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 50 से अधिक सिक्सेस लगाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज लीजेंड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 49 सिक्सेस लगाए हुए थे वर्ल्ड कप में। साथ ही इन्होंने वर्ल्ड कप के किसी सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। पहले रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने किसी सिंगल एडिशन में 26 छक्के लगाए थे, 2015 वर्ल्ड कप की बात है। और अब विराट कोहली 26 छक्कों को जो है पार कर चुके हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड? विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड फिलोसफी डे ये नवंबर के थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 16 नवंबर को है। वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 का थीम रहेगा फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को द्वारा साल 1995 में इस डे को डिक्लेयर किया गया था। Who released the first flagship publication of the Center for Advanced Financial Research and Learning, CAFRL, with the title India Finance Report 2023? सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग का पहला प्रमुख प्रकाशन
इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 शीर्षक के साथ किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास। देखिए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरॉल, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है उसको लॉन्च किया है और टाइटल रहा इस पब्लिकेशन का इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023। आपको बता दीजिए कैफरॉल है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना साल 2011 में की गई थी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बाय द आरबीआई टू प्रमोट रिसर्च एंड लर्निंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। A memorandum of understanding on enhancing innovation ecosystems through an innovation handshake was signed between India and which country? भारत और किस देश के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किस विषय पर? ऑन इनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक, और किसके तहत? इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। आपको जानना चाहिए जो एक कमर्शियल डायलॉग है इंडिया और यूएस के बीच में, तो ये एक रेगुलर डिस्कशन होता रहता है बिजनेस कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, ये दोनों देशों के बीच बढ़ता रहे। कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसको, कोई बैरियर हो उसको हटाया जा सके। Which country has signed an agreement with India to supply its Igla handheld anti-aircraft missile? किस देश ने अपनी इगला हाथ से संचालित विमान भेदी मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है रशिया। आपको जानना चाहिए रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत के साथ जिसके तहत ये भारत को इगला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई करेगा। इगला एस ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर क्रू द्वारा भी इसको फायर किया जा सकता है और एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसको जो है ब्रिंग डाउन किया जा सकता है, उसको गिराया जा सकता है। आपको जानना चाहिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और लार्जेस्ट सप्लायर कौन है भारत का? रशिया। हु टुक ओवर एज फ्लीट कमांडर ऑफ द स्वॉर्ड आर्म? स्वॉर्ड आर्म के फ्लीट कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है सीआर प्रवीण नायर। देखिए जो स्वॉर्ड आर्म इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट, यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड हुआ है। रियर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट का पदभार इन्होंने संभाला है और ये पदभार इन्होंने विनीत मैकार्टी से जो है ग्रहण किया है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पब्लिक यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 12 नवंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को मनाने के पीछे का कारण ये है कि इसी दिन जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, इनकी फर्स्ट एंड लास्ट विजिट थी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। ठीक है, 1947 की ये बात है। यहाँ पर इन्होंने उन लोगों को एड्रेस किया था, संबोधित किया था जो हरियाणा के कुछ क्षेत्र में टेम्परेरी सेटल्ड हो गए थे पार्टीशन के बाद। लिखा ना, ही एड्रेस द डिस्प्लेस्ड पीपल हु हैड टेम्परेरी सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर पार्टीशन। विच बैंक हैज अनाउंस्ड कोलेबोरेशन विद इंडियन शटलर एच.एस. प्रणॉय? किस बैंक ने भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरेशन, माफ़ कीजिएगा फेडरल बैंक, ये गलती से लिखा गया फेडरेशन बैंक। देखिए फेडरल बैंक ने एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है इंडिया के टॉप सीडेड मेल शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ। आपको बता दें एच.एस. प्रणॉय फिलहाल वर्ल्ड नंबर 8 बैडमिंटन प्लेयर हैं और जो एशियन गेम्स हुए हैं अभी उनमें मैन सिंगल्स ब्रोंज मेडल भी इन्होंने जीता है। तो ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली फेडरल बैंक के प्रमोशन के लिए है, उसको प्रमोट करेंगे। जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के इवेंट्स जो होते हैं, जैसे BWF सुपर सीरीज़, BWF गोल्ड सीरीज़, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसमें फेडरल बैंक का लोगो वगैरह इनकी टी शर्ट वगैरह पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, वहाँ पर फेडरल बैंक लोगो वाली टी शर्ट ये आपको दिख सकती है। फेडरल बैंक की बात करें, MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स अलुआ केरल में है और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर।
Which of the following has become the first Indian original equipment manufacturer to unveil an in-house LNG engine named as AVTR 1922? निम्नलिखित में से कौन AVTR 1922 इन हाउस LNG इंजन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय मूल उपकरण निर्माता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अशोक लीलैंड। देखिए अशोक लीलैंड जो कि फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की और इंडिया की लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसने इंडिया का फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG पावर्ड हॉलेज ट्रक AVTR 1922 ये महानगर गैस होसूर को प्रोवाइड कराया है। इसी के साथ अशोक लीलैंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है जिसने इन हाउस LNG इंजन जो कि BS 6 स्टेज सेकंड एमिशन स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता है, इसे लॉन्च किया है। अशोक लीलैंड की बात करते हैं, MD एंड CEO सेनु अग्रवाल हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। विच डिफेंस PSU हैज इंक्ड एन MOU फॉर एस्टेब्लिशिंग MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोल फैसिलिटीज फॉर A320 एयरक्राफ्ट? किस रक्षा PSU ने A320 विमान के लिए MRO रख रखाव मरम्मत और ओवरहोल सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, HAL। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस PSU यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL और एयरबस इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो A32 फैमिली है एयरक्राफ्ट की, एयरबस एयरक्राफ्ट की, उसके लिए MRO फैसिलिटीज़ यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी भारत में। आपको जानना चाहिए हाल ही में HAL ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ भी एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये इंजन्स बनाए जाएंगे, है ना। और इन इंजन को कहा जाता है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सल यानी कि लीप इंजन इनको कहते हैं। और एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स इन दोनों को ये पावर प्रोवाइड कराता है। HAL की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन एंड MD CB अनंत कृष्णन है। तो ये जो HAL और ये सेफ्रान वाला जो क्वेश्चन ये है ना, ये महत्वपूर्ण है न्यूज़, पहले भी कराई है मैंने आपको MCQ फॉर्मेट में। माफ कीजिएगा। Who has been appointed new Chief Executive Officer of Association of Mutual Funds in India? Association of Mutual Funds in India का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेंकट नागेश्वर चलासानी। देखिए इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI इन्होंने वेंकट नागेश्वर चलासामी जो कि फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें नया चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। अब ये याद रखिएगा पहले किस पोस्ट पर थे, ये SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इसी के साथ जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है इनके जो अब तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं NS वेंकटेश, उनका टेन्योर समाप्त हो चुका है। AMFI के चेयरमैन नवनीत मुनोत हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स 2023? समावेशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, 117। देखिए हाल ही में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OBI कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने इंक्लूसिवनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। 129 कंट्रीज में भारत की रैंक 117वीं है। बांग्लादेश, इजराइल जैसे देश भारत से जो है आगे हैं। और इस इंडेक्स में एग्जामिन की गई है इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी एंड जनरल पॉपुलेशन यूजिंग सेवरल मेजर्स। और इस इंडेक्स में आउट ग्रुप वायलेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इनकम इनइक्वालिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, रेट ऑफ इनकार्सरेशन एंड इमिग्रेशन, असाइलम पॉलिसीज, ये सब भी जो है इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम बात करें रिलीजन इंक्लूसिवनेस की तो भारत में लास्ट है 129वें नंबर पर। अगर हम जेंडर की बात करें 121वें पर है। डिसेबिलिटी की बात करें 108वें पर है। रेस की बात करें 87 पर है। जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 40 पर है। और LGBTQ के मामले में 39 पर है। न्यूजीलैंड इस इंडेक्स को टॉप किया है लगातार दूसरे साल। पोर्चुगल यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। उसके बाद फिर नीदरलैंड्स है तीसरे नंबर पर। ईरान सबसे नीचे है यानी कि 129th पोजीशन पर ईरान है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड नेचुरल कैपिटल फंड?
वैश्विक पर्यावरण सुविधा और किस वित्तीय संस्थान ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि जीईएफ, इन्होंने नेचुरल कैपिटल फंड एनसीएफ को इस्टेब्लिश किया है, विच इज अ कंसेशनल फंड डिजाइन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट इनहेंस फूड सिक्योरिटी while also protecting and restoring natural capital in ADB's developing member countries। तो जो फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी, और जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है $15 मिलियन का। The announcement was made at the Asia Pacific Natural Capital Forum co-hosted by ADB and Stanford University, USA। Which AI chatbot has been launched by the Chandigarh Smart City Limited to provide user-friendly citizen services? उच्च स्तरीय नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है बीरबल। देखिए, बेटर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड CSCL ने एक नया AI ड्रिवन इंटरेक्टिव चैटबॉट जिसका नाम बीरबल से लॉन्च किया है, और ये एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली सिटीजन सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है लोकल सिविक बॉडी में। द न्यू AI चैट इज ऑल्सो इक्विप्ड टू एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग कंप्लेंट मैनेजमेंट, सिटीजन सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, सर्टिफिकेट्स, फॉर्म्स, हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज, MC बजट इंक्वायरीज, प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फैसिलिटीज। According to the WHO's Global TB Report 2023, which country accounted for the highest number of tuberculosis cases in the world in 2022? WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, उसमें बताया कि 2022 में सबसे ज़्यादा केसेस जो टीबी के थे पूरे वर्ल्ड में वो भारत में थे, लगभग 27%। और ये बताया कि 30 हाई बर्डन टीबी कंट्रीज जो हैं जैसे इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, ठीक है, तो 87% जो पूरे वर्ल्ड के टीबी केसेस हैं वो इन 30 कंट्रीज से हैं। WHO की जो टीबी स्ट्रेटजी है वो ये है, 2014 में इन्होंने एडॉप्ट की थी स्ट्रेटजी, और इनका मकसद है 2035 तक टीबी एपिडेमिक को एंड कर देना ग्लोबली। 152 कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पर लिया है इस इंडेक्स में, और इसमें बताया गया है कि 7.5 मिलियन पीपल ये टीबी से डायग्नोस किए गए हैं 2022 में, जो कि अब तक का हाईएस्ट फिगर है जब से WHO ने ये टीबी मॉनिटरिंग शुरू किया 1995 उसके बाद से। इंडिया, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल newly diagnosed with TB in 2020 and 2021 all recovered to beyond pre-pandemic levels in 2022। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें जो भी मतलब केसेस थे, ठीक है, तो वो सभी ज़्यादातर रिकवर हो चुके हैं, 60% प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में 2.8 मिलियन टीबी केसेस रहे 2022 में, और फैटेलिटी रेशो, केस फैटेलिटी रेशो 12% का रहा है। अगर हम एस्टिमेट बताएं तो यहाँ पर 3,42,000, ठीक है, जो है नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं टीबी से भारत में। भारत की सराहना भी की गई है इस रिपोर्ट में कि टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है 16% तक का 2022 में। अगर हम 2015 से कंपेयर करें लगभग डबल है जो ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट है उससे है। तो ग्लोबली तो है 8.7% से घट रहा है, लेकिन भारत में 16% से घटा है, और मोर्टेलिटी भी 18% से घटी है। टीबी आप सभी जानते हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, और ये जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है एयर के थ्रू, जैसे कफ से, स्पीक से, स्नीज से। प्रिवेंशन क्या है? स्क्रीनिंग जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, और वैक्सीनेशन है जैसे बैसिलियस कैलमेट गोरिन यानी कि BCG वैक्सीन, इसका ट्रीटमेंट है। Prime Minister Narendra Modi released
द 15th इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम एट अ फंक्शन इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है खुंटी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुंटी राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि जो पीएम किसान स्कीम है इसकी 15th इंस्टॉलमेंट जो कि 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है उसको रिलीज की है। साथ ही खुंटी में ही इन्होंने विकसित भारत यात्रा को भी इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए ये जो इंस्टॉलमेंट है ये श्री भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें फादर ऑफ द लैंड कहते हैं, धरती अब्बा कहते हैं, इनके जन्म दिवस पर रिलीज की गई है। और आपको जानना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं हम हर साल 15 नवंबर को। इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसको भी लॉन्च किया है और इसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए का। इसका मकसद है जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कितना बजट है इसका, 24,000 करोड़ रुपए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 7200 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की वैल्यू वाली स्कीम्स को भी जो है आधारशिला रखी है, कुछ को राज्य को समर्पित किया है। ये रेल, रोड, एजुकेशन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित है। Which city will host the 9th edition of the India International Science Festival IISF 2023? कौन सा शहर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फरीदाबाद। आपको जानना चाहिए कि 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 ये 17 से 20 जनवरी 2024 में फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और स्पेसिफिकली बोलें तो फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत आते हैं, ये इसको होस्ट करेंगे। आपको जानना चाहिए जो थीम है प्रेजेंट एडिशन का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल है। और जो IISF 2023 है इसमें टोटल 17 थीम्स होने वाले हैं। 2015 से ही जो IISF है इसको आयोजित करते आ रहे हैं भारत में, ठीक है, और ये 9th एडिशन है। Who has become the first woman to skydive from 21,500 feet near Mount Everest? माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शीतल महाजन। आपको जानना चाहिए इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन, इन्होंने 21,500 फीट की हाइट से जो है हेलीकॉप्टर से जंप किया है और ये हाइट इन्होंने अचीव की। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो उसके सामने से इन्होंने छलांग लगाई है नीचे की ओर हेलीकॉप्टर से, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन बन गई है। और कहाँ पर लैंड की है? काला पत्थर पीक, नेपाल में, लगभग 17,444 फीट पर। आपको बता दें काफ़ी जानी मानी इंडियन स्काई डाइवर हैं ये, कई रिकॉर्ड्स हैं इनके पास स्काई डाइविंग के। और भारत का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, ये भी इनको दिया जा चुका है साल 2001 में। विच कंट्री इनोग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर फार्म का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इन्होंने 192 मेगावाट पीक का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वेस्ट जावा प्रोविंस में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें ये लार्जेस्ट सोलर फार्म है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये वाला। इसका नाम है सिरेटा फ्लोटिंग सोलर फार्म। लगभग 50,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है और पूरे वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 commenced इन ओंध पुणे? संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण ओंध पुणे में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, 9th। आपको जानना चाहिए
एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इसका 9th एडिशन ओंध पुणे में शुरू हो चुका है। और किसके बीच में है ये? देखिए यहाँ पर भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा रह गया है। क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पर ऐड करना भूल गया मैं, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और ये याद रखिएगा भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। Which police force in India has become the first to introduce GPS tracker anklets for monitoring terror accused out on bail? जमानत पर छूटे आतंकवादी आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट पेश करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एंकलेट का मतलब ऐसे पायल होता है, तो उस पायल जहाँ पहनते हैं उसी तरह का, ठीक है, एक चूड़ीदार एक उपकरण है। तो इससे क्या होगा, जो टेरर एक्यूज्ड हैं, जो आरोप जो एक्यूज्ड हैं टेरर, ठीक है, वो जो बेल पर हैं, तो उनको मॉनिटर किया जा सकेगा जीपीएस के थ्रू, क्योंकि उनके पैर में बंधा रहेगा। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पहली पुलिस बन गई हमारे देश में जिसने इस तरह की टेक्निक यूज़ की है। GPS tracker anklet is a wearable device affixed around the ankle of the person to be monitored and tracks their movement. तो उनके मूवमेंट को ट्रैक करता है। और ऑलरेडी यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी यूज़ किया जा रहा है। जो भी एक्यूज पर्सन है और बेल पर है या फिर पैरोल पर है या फिर हाउस अरेस्ट हैं, उन पर को ट्रैक करने के लिए। When is the नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 16। आपको जानना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करती है, क्योंकि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना इसी दिन 1966 में हुई थी। नेशनल प्रेस डे 2023 का थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानना चाहिए और डेज के बारे में भी। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD डे, ये भी हर साल नवंबर के महीने में जो 3rd वेडनेसडे आता है उस दिन मनाया जाता है। 2002 से ही मनाते आ रहे हैं और इस बार ये 15 नवंबर 2023 को मनाया गया है। थीम रहा ब्रीदिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड विच फाइनेंस कंपनी टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अंडर इट्स 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स ईकॉम एंड इंस्टा EMI कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वित्त कंपनी को अपने 2 ऋण उत्पादों ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है, बजाज फाइनेंस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45L(1)(b) के तहत अपनी पावर्स का यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को डायरेक्शन दी है कि आप इमीडिएटली जो लोन्स दे रहे हैं अपने ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के थ्रू, इसको तुरंत प्रभाव से जो है बंद कीजिए। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसके CEO राजीव जैन हैं, इसका हेडक्वार्टर्स पुणे, महाराष्ट्र में है। हाउ मेनी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मेंबर्स साइंड सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट? कितने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सदस्यों ने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, 14। आपको जानना चाहिए भारत, US और इनके अलावा 12 अदर मेंबर्स, यानी कि टोटल 14 मेंबर्स जो हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, IPEF में, इन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट को जो है साइन कर लिया है, जिसका मकसद है चाइना पर डिपेंडेंस को जो है कम करना और जो मैन्युफैक्चरिंग है क्रूशियल गुड्स की उसको मेंबर नेशंस में शिफ्ट करना। तो 14 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। कुछ कंट्री जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, फिजी, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये सब भी इसके हिस्सा हैं। और इसमें जो कंट्रीज हैं 14, ठीक है, ये 40% ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स शेयर करती हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये जो IPEF है इसके 4 पिलर्स हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी, ये तीसरा है, फेयर इकोनॉमी, ये चौथा है। ठीक है, भारत ने सभी साइन किया है, लेकिन जो ट्रेड है, ट्रेड पिलर, इसको साइन नहीं किया है। आपको बता दें ये जो इनिशिएटिव है ये US प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा
23 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। ये पैक्ट जो है प्रभाव में आ जाएगा जैसे ही इस एग्रीमेंट को इन इन 5 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री साइन कर लेती है। मतलब एनी 5 कंट्रीज, इन 14 में से कोई भी 5 कंट्री जब एग्रीमेंट को साइन कर लेगी, ठीक है, तो ये पैक्ट जो है इफेक्टिव हो जाएगा। Which pharma company has received approval from US FDA for its generic flufenazine हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स? मानसिक इलाज के लिए किस फार्मा कंपनी की जेनरिक फ्लूफेनाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को यूएस हेल्थ रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है अपनी फ्लूफेनाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के लिए, जो कि काम में आती है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये अप्रूवल दी गई है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। टू बूस्ट लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी ऑफ बिडर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड? तरलता और बोलीदाताओं की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड स्वीकार किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एनएचएआई। देखिए, जो बिडर्स हैं उनकी लिक्विडिटी एंड उनकी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं, जो भी इनका अपकमिंग टोल ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 14 है उसके लिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड यूज किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिड्स के मोनेटाइजेशन के लिए। और इसके लिए एनएचएआई, हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड एओएन इंडिया इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है या फिर कार्य कर रहा है क्लोजली। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड हैज बीन इशूड फॉर एनएचएआई मोनेटाइजेशन बिड ऑफ टीओटी बंडल 14 एट 0.25% बाय द इंश्योरर विदाउट एनी मार्जिन मनी। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जिससे कि जो पार्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब जो ट्रांजैक्शन कर रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं जैसे इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, अब समझ में आएगा आपको कि एनएचएआई इसका मतलब क्या है पूरे क्वेश्चन का। देखिए, एनएचएआई अब तक क्या करता आ रहा है, जैसे कोई टोल है, ठीक है, उस टोल का ठेका देना है किसी कंपनी को, तो बिडिंग प्रोसेस होता है। बिडिंग प्रोसेस होता है तो जो बिडर्स है, ठीक है, अब कोई जीत गया बिडर्स उसमें जिसने हाई बोली लगाई कि हम करेंगे इस टोल को ऑपरेट, तो वो क्या करेगा? बैंक गारंटी देगा एनएचएआई को, ठीक है, यानी कि कुछ पैसा भी जमा कर सकता है और कुछ मतलब कुछ गिरवी रख सकता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं लेमेंस लैंग्वेज में। पर अब क्या हुआ है, अब हर बिडर तो जो है बड़ी अमाउंट रख नहीं सकता गिरवी, तो ताकि बिडर्स की भी कैपेसिटी बढ़ जाए, लिक्विडिटी भी बूस्ट हो, तो इसके लिए एनएचएआई ने क्या किया है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अब कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है, वो गारंटी देगी एनएचएआई को कि अगर ये जो बिडर है जो जीता है बिड, जो ऑपरेट कर रहा है, अगर इसने कोई गड़बड़ी की या फिर ये जो है अपने दिए हुए जो दायित्व है उनको नहीं निभा पाया, फिर टोल को ऑपरेट सही से नहीं कर पाया और आपको घाटा हुआ, तो हम उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है टोल को, उसे कोई पैसा भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल वो इंश्योरेंस होगा। और अगर कोई भी गलती होती है उस कंपनी से या फिर वो अपने दायित्व से पीछे हट जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है, तो एनएचएआई को जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। समझ गए आप? सिंपल सा फंडा है। तो ये जो स्कीम है इनकी टोल ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 14, इसके तहत बिडिंग प्रोसेस की जाएगी, तो जो जीतेगा, ठीक है, फिर उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। सुब्रत रॉय हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ विच कॉन्ग्लोमरेट कंपनी? सुब्रत रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समूह कंपनी के संस्थापक थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, सहारा इंडिया परिवार। आपको जानना चाहिए सुब्रत रॉय जो कि सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर है, इनका हाल ही में निधन हो गया 75 की एज में। अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ था और सहारा इंडिया परिवार की इनकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है सहारा इंडिया परिवार का। तो 1978 से शुरुआत की थी केवल 2000 रुपये से, फिर इन्होंने सहारा इंडिया बनाया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हालांकि विवादों में भी कम नहीं रहे हैं, बहुत विवादों में रहे।
26/2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इनके डिटेंशन के लिए, क्योंकि सेबी के साथ काफ़ी लीगल डिस्प्यूट इनका चला, उसके सामने अपीयर नहीं हुए थे। एक और ओबिचुरी देखते हैं, ध्रुव नारायण घोष, ये एसबीआई चेयरमैन रहे 1985 से 1989 तक। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 95 की एज में। विच कंट्री विल प्रोवाइड हेम्स 900 स्टारलाइनर ड्रोन टू इंडियन आर्मी? कौन सा देश भारतीय सेना को हर्म्स 900 स्टारलाइनर ड्रोन प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, इजराइल। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी जल्द ही हर्बिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, जो कि मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इनको इंडक्ट करेगा। और इसराइल बेस्ड डिफेंस कंपनी है एल्बिट सिस्टम, ये इंडिया को प्रोवाइड कराएगी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स 2 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिनका नाम हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स है, इनको भी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से एक्वायर कर चुकी है। Eco Warrior Awards 2023 were awarded in how many categories? Eco Warrior Awards 2023 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए? सही आंसर ऑप्शन डी है 5। देखिए, इंडिया के फर्स्ट एवर डेडिकेटेड अवार्ड शो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, जिसका नाम इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 हाल ही में संपन्न हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट चेंज भूपेंद्र यादव, ये चीफ गेस्ट रहे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट चेंज अश्विनी कुमार चौबे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। तो इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 ऑर्गेनाइज किए गए इंडियन मास्टरमाइंड्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के द्वारा। स्पॉन्सर किया गया इन अवार्ड्स को एचपीसीएल, गेल और ओकीवाना के द्वारा। तो देखिए, पहला अवार्ड था कैटेगरी में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये वासु कनौजे को दिया गया। दूसरी कैटेगरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये डॉक्टर मोहन राम को दिया गया। तीसरी कैटेगरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये रितेश सरोतिया को दिया गया। चौथी कैटेगरी बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, ये विश्वजीत मिश्रा को दिया गया। पांचवी कैटेगरी अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, ये मिलो तसार को दिया गया है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 90.92 lakh rupees on which bank for non-compliance with directions? भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया एक्सिस बैंक पर, क्योंकि आरबीआई की जो केवाईसी डायरेक्शन 2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है, और भी जो लोन्स एंड एडवांसेस संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड मुंबई पर, केवाईसी से संबंधित ही। आरबीआई ने 42.78 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड थ्रिसूर पर, ठीक है। ये लगाई है इन्होंने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का पालन न करने के लिए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज इज नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मेनी स्टेशंस? भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1037। देखिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ये इंडियन रेलवे से संबंधित है, और इसका उद्देश्य है कि वोकल फॉर लोकल विजन को प्रमोट करना। ये अब 1037 जो रेलवे स्टेशन हैं पूरे उन पर चालू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था, ताकि जो लोकल या फिर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा मिल सके, उनके स्टॉल लगाए जा सके रेलवे स्टेशन पर, और उनकी जो है बिक्री हो सके। लास्ट ईयर 25 मार्च को ये शुरू की गई थी स्कीम, और 9 नवंबर तक ये 1037 स्टेशन इसमें कवर कर लिए गए हैं। Who inaugurated the 42nd edition of India International Trade Fair at प्रगति मैदान in New Delhi? ये ट्रेड फेयर वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, इसे अच्छे से बताऊंगा मैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की 42वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुप्रिया पटेल। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल, इन्होंने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF के 42nd एडिशन को इनोग्रेट किया है। इस बार इस ट्रेड फेयर का थीम रहेगा वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा। पार्टनर स्टेट्स कौन से हैं इस फेयर के लिए? बिहार, झारखंड, केरल, याद रखिएगा। और फोकस स्टेट्स दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए संजय कुमार अग्रवाल, जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के,
इन्होंने जीएसटी एंड कस्टम्स पेवेलियन इस ट्रेड फेयर में जो है इनोग्रेट किया है और थीम है इसका सीबीआईसी यूनाइटिंग मार्केट्स ब्रिजिंग बॉर्डर्स। नितिन गुप्ता जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीटीटी के, इन्होंने टैक्स पेयर्स लॉन्च इस ट्रेड फेयर में इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने मोटू पतलू सीरीज पर 3 डिजिटल कॉमिक बुक्स भी लॉन्च की हैं। ये जो मोटू पतलू सीरीज है ये जो है इनकम टैक्स के कंसेप्ट समझने के लिए है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट यूनाइटेड किंगडम में स्टैब्लिश किया जाएगा टू एग्जामिन, एवेल्युएट एंड टेस्ट न्यू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानना चाहिए 1 से 2 नवंबर 2023 के बीच ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट ब्लेटले पार्क यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुई है। और हाल ही में हमने एक लेटेस्ट करंट अफेयर ये पढ़ा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के डेविड कैमरून, इनको अब ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट है इसमें फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और हमने ये भी देखा था कि जो यूके की होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन, इनको सैक कर दिया गया और इनके बदले जेम्स क्लेवरली को जो है अपॉइंट किया गया है होम सेक्रेटरी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन? किस संगठन ने सामाजिक संपर्क आयोग की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है WHO। आपको जानना चाहिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, ठीक है, उसको एक हेल्थ थ्रेट बताया है, मतलब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है। और इसी चीज़ से निपटने के लिए इन्होंने कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन की जो है अनाउंसमेंट की है ताकि जो सोशल कनेक्शन है उसको प्रमोट किया जा सके। आपको बता दें ये जो कमीशन बनाई गई है सोशल कनेक्शन से संबंधित, इसकी अध्यक्षता यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति कर रहे हैं और अफ्रीकन यूनियन यूथ एनवॉय चिरो पेम्बा कर रहे हैं। इस कमीशन में 11 मेंबर्स हैं और आपको जानना चाहिए जो कमीशन है फिलहाल 3 साल तक के लिए कार्य करेगी एंड इट विल एनालाइज द सेंट्रल रोल social connection plays in improving health of people of all ages and outline solutions to build social connections at scale। WHO की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। विच कैरिबियन नेशन विल क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व? कौन सा कैरिबियाई देश दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है डोमिनिका। आपको जानना चाहिए कैरिबियन आइलैंड ऑफ डोमिनिका ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश करेगा स्पर्म व्हेल्स के लिए। स्पर्म व्हेल्स आपको जानना चाहिए जो एक मैमल स्पीसीज है ना, मैरीन मैमल स्पीसीज है और काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पाई जाती है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में। और अगर हम डोमिनिका की बात करें तो यहाँ पर तो थ्रू आउट द ईयर ये देखी जा सकती हैं। ये जो स्पर्म वेल है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स एंड द लार्जेस्ट टूथ प्रीडेटर। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। डोमिनिका की अगर हम बात करें इसकी कैपिटल रोसियो है और करेंसी है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। थर्ड ऑडिट दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2023? 2023 में तीसरा ऑडिट दिवस कब मनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है नवंबर 16। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 16 नवंबर 2023 को थर्ड ऑडिट दिवस को जो है संबोधित किया है, थर्ड ऑडिट दिवस को संबोधित किया है। आपको जानना चाहिए 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, कैग जिन्हें कहते हैं। और आर्टिकल 148 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टेल्स अबाउट इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कैग। कैग जो है हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत का। विच रिनाउंड ऑथर रिसीव्ड द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द वैक्लेव हैवेल सेंटर? किस प्रसिद्ध लेखक को वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सलमान रश्दी। आपको जाना चाहिए जाने माने ऑथर सलमान रश्दी, इन्हें वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। जो हेवल सेंटर है इसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी, जिसका नाम है हैक्लेव हेवल लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, तो एक चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्हीं के नाम पर है ये। वैक्लेव हेवल उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये जो है सेंटर बनाया हुआ है और इन्होंने अवार्ड दिया है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। आपको जानना चाहिए रश्दी ने हाल ही में एक नई बुक भी लॉन्च की है, उसका नाम भी यहीं जान लीजिए, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। National Skill Development Corporation and which multinational logistics companies signed an MOU to boost skill development? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और किस बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है डीपी वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के ऑफिशियल दौरे पर रहे। यहाँ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से, किसके साथ? डीपी वर्ल्ड के साथ। किस लिए? टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट। डीपी वर्ल्ड आपको बता दें एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, दुबई में स्थित है ये। आपको जानना चाहिए जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियन नेशनल्स, इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूएई में है। लगभग 3.5 मिलियन इंडियंस यूएई में रहते हैं, मतलब 35% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। Who has become the first athlete to receive CFDA Fashion Icon Award? CFDA Fashion Icon पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स। देखिए टेनिस स्टार सेरेना विलियम, इन्हें CFDA फैशन आइकन अवार्ड दिया गया है काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, और इस तरह से ये फर्स्ट एथलीट बन गई हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है CFDA फैशन आइकन अवार्ड, इसको आप कह सकते हैं फैशन इंडस्ट्री का ऑस्कर। सेरेना की बात करें तो ये 23 ग्रैंड स्लैम विमेन सिंगल्स टाइटल जीत चुके हैं, जो कि ओपन एरा में सबसे ज़्यादा हैं किसी प्लेयर द्वारा जीते गए। साथ ही इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने कैरियर गोल्डन स्लैम जीता है, सिंगल्स में भी और डबल्स में भी। Which Indian firm is among this year's 5 winners of the prestigious Earthshot Prize, founded by Britain's Prince William? ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार के इस वर्ष के 5 विजेताओं में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? सही आंसर ऑप्शन सी है S4S टेक्नोलॉजीज। देखिए एक तो इंडियन सोलर पावर टेक वेंचर, एक तो इंडियन सोलर कंपनी हो गई, और एक ग्लोबल सोयल कार्बन मार्केट प्लेस, ये दोनों इंडिया से हैं, और इन्हें ही जो है जो अर्थशॉट प्राइज के 5 विनर्स हैं उनमें जगह मिली है। आपको बता दीजिए अर्थशॉट प्राइज है, इसको ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित किया गया था, इसे इको ऑस्कर्स भी बोला जाता है। तो पहली फर्म है S4S टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इन्हें अर्थशॉट प्राइज 2023 मिला है वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में। वहीं दूसरी इंडियन फर्म है भूमित्र, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे ये अवार्ड मिला है फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए जो भी ये विनर्स हैं इनको 1 मिलियन पाउंड का जो है प्राइज दिया जाएगा। The Samarkand Institute of Economics and Services, Uzbekistan, has entered into an MOU with which university for student exchange program? समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज उज्बेकिस्तान में छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको जानना चाहिए समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज उज्बेकिस्तान, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके। दिस इनिशिएटिव प्रॉमिसेस स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एकेडमिक एंटिटी the chance to engage in diverse academic and cultural settings, thereby enhancing their educational journeys। यानी कि एक दूसरे की कॉलेज में जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चलता है। साथ ही आपको जाना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हिरोशिमा यूनिवर्सिटी जापान के साथ भी एक MOU साइन किया है टू प्रमोट जॉइंट रिसर्च एट द इंटरनेशनल लेवल विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड गारंटीड एश्योर्ड इनकम गेन प्लान फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक?
किस बीमाकर्ता ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए गारंटीड इंश्योर्ड इनकम योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। देखिए कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, इन्होंने एक नया गारंटीड इनकम प्लान लॉन्च किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए। जो कैनरा एचएसबीसी का ये गारंटीड एश्योर्ड इनकम प्लान है यानी कि गेन प्लान है, ये कस्टमर्स को गारंटीड बेनिफिट्स एंड इनकम फॉर लाइफ जो है इंश्योर करता है। द प्लान नॉट ओनली ऑफर्स एन इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर हिज और हर लाइफ बट ऑल्सो अलाउज वन टू हैव रेगुलर इनकम टू टेक केयर ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। Which company has become the second startup to enter the Indian Unicorn Club in 2023 after commerce platform Zepto? कौन सी कंपनी कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के बाद 2023 में भारतीय यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली दूसरी स्टार्टअप बन गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है इनक्रेड होल्डिंग्स। आपको जाना चाहिए इनक्रेड होल्डिंग्स जो कि पेरेंट कंपनी है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये यूनिकॉर्न बन गई है यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है ये 1 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर गई है और इसने हाल ही में 500 करोड़ रुपीज़ रेस किए हैं इन्वेस्टर्स से और ये सेकंड स्टार्टअप है 2023 में जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है। इससे पहले पहला स्टार्टअप जेप्टो था जो 2023 में यूनिकॉर्न बना। द 2023 ओलंपिक कप हैज़ बीन अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? 2023 ओलंपिक कप किस संगठन को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। आपको जाना चाहिए 2023 ओलंपिक कप ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया है इन रिकॉग्निशन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू सपोर्टिंग रेफ्यूजी एथलीट्स एंड रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड थ्रू ताइक्वांडो। जो ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है इसकी स्थापना वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट चोंगवॉन चोई द्वारा की गई थी दिसंबर 2015 में, ठीक है। और जो भी रेफ्यूजीज़ हैं वर्ल्ड वाइड उनको हेल्प करती है ये, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। ओलंपिक कप की अगर हम बात करें इसको क्रिएट किया गया था जो आईओसी है उसके फाउंडर पियर डी कुबर्टिन के द्वारा और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, ये कब दिया गया था? 1906 में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेट द सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन विच श्रीलंकन सिटी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है जाफना। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड ब्रांच श्रीलंका में जाफना में खोली है, मतलब ओपन की है, इनोग्रेट की है। इससे पहले इन्होंने एसबीआई ब्रांच श्रीलंका के त्रिकोमाली में भी ओपन की थी, इनोग्रेट की थी। जयप्रकाश एसोसिएट्स ट्रांसफर्ड 7.71% इक्विटी स्टेक टू विच बैंक? जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 7.71% इक्विटी हिस्सेदारी किस बैंक को हस्तांतरित की? सही आंसर ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक। आपको जाना चाहिए क्राइसिस से जूझ रहे जेपी ग्रुप की जो फ्लैगशिप फर्म है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेएएल, इसने 7.71% स्टेक जो है आईसीआईसीआई बैंक को दे दिए हैं क्योंकि लोन काफ़ी बढ़ गया है तो लोन के बदले स्टेक दे दिए हैं। आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक का जो एक्सपोजर है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का है इस जयप्रकाश एसोसिएट, यानी कि 3000 करोड़ रुपए लौटाने हैं आईसीआईसीआई बैंक को इस जेएल द्वारा, ठीक है। कई बिजनेस में जैसे सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, होटल्स में, रियल एस्टेट में यहाँ पर लोन दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक ने। Who will chair the task force formed by the IRDAI to review the existing बैंक assurance framework? मौजूदा बैंक एश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए IRDAI द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है जे बीना कुमारी। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI इन्होंने एक टास्क फोर्स की स्थापना की है to look into various aspects of the bank assurance channel including मिस सेलिंग। तो जो बैंक एश्योरेंस पैक्ट होते हैं तो उनका रिव्यू किया जाएगा। जे मीना कुमारी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI में, इन्हें इस टास्क फोर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इस टास्क फोर्स में येगना प्रिया भारत भी होंगी, सूर्य कुमार भी होंगे, जे अनीता भी होंगी एज अ मेंबर्स। IRDAI की अगर हम बात करते हैं स्थापना 1999 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है, चेयरपर्सन देवाशीष पांडा है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड? अब तक खोजी गई सबसे दूर की अवरुद्ध सर्पिल आकाश गंगा का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सीयर्स 2112। देखिए, इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने मोस्ट डिस्टेंट बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी अब तक की जो है डिस्कवर की है, और ये डिस्कवरी की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। देखिए, अगर आप किसी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आता है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही हैं, जो भी खोज हो रही हैं स्पेस से संबंधित यूनिवर्स में, ठीक है, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की जा रही हैं। तो जो न्यू गैलेक्सी है साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया, इसका नाम है सीयर्स 2112। सीयर्स 2112 हैज़ अ बार एट इट सेंटर। इसके सेंटर पर बार है। बार मतलब स्टार्स द्वारा एक स्ट्रक्चर बना है गैलेक्सी के अंदर, उसको बोलते हैं बार्स। स्टार्स द्वारा बनता है स्ट्रक्चर। माफ कीजिएगा। विच कंट्री होस्टेड द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? किस देश ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जानना चाहिए, भारत ने 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक को होस्ट किया है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने इस इवेंट को इनोग्रेट भी किया, और जो कंक्लूडिंग सेरेमनीज होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023? 19 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेलरेटिंग चेंज। आपको जानना चाहिए, हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है, और यूएन वाटर जो एजेंसी है, ये इस वर्ल्ड टॉयलेट डे की ऑफिशियल कन्वीनर है। आपको जानना चाहिए, इस साल वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। हुमिंग बर्ड, ये वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड वाटर डे इन दोनों की सिंबल है। आपको जानना चाहिए कि नवंबर महीने का जो 3rd संडे आता है, तीसरा रविवार आता है, इस दिन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स भी ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल ये 19 नवंबर को मनाया गया। व्हेन इज द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 20। आपको जानना चाहिए कि हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नवंबर ही इसलिए चुना गया क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को एडॉप्ट किया। साथ ही 20 नवंबर 1989 को यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को भी एडॉप्ट किया था। आपको जानना चाहिए, 2023 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आपको जानना चाहिए, भारत में चिल्ड्रंस डे ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर को जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बर्थडे होता है। ठीक है, इसका भी आप थीम यही कह सकते हैं, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ये 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी? किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, आलोक शर्मा। आपको जानना चाहिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट क्यों गई? क्योंकि इनसे पहले जो एसपीजी चीफ थे अरुण कुमार सिन्हा, इनका देहांत हो गया था 6 सितंबर को। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के बारे में। देखिए, बीरबल नाथ कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि एक इस तरह की एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको प्रोटेक्शन दे सके। इंदिरा गांधी
की किलिंग 1984 में हुई, इसके एक साल बाद ही इस फोर्स को बनाया गया 1985 को। आपको बता दें जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आती है। एस सुब्रमण्यम ये फर्स्ट डायरेक्टर थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के। और आपको जानना चाहिए फिलहाल केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही एसपीजी द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एसपीजी का मोटो है जीरो एरर या कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, इस मोटो पर कार्य करते हैं। What type of ship is Amini that was recently launched at L&T Shipbuilding's facility in Kattupalli, तमिलनाडु? अमीनी किस प्रकार का एक जहाज है जिसे हाल ही में तमिलनाडु के कठपुल्ली में L&T शिपबिल्डिंग की सुविधा में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अर्नाला क्लास। आपको ये जानना चाहिए कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बन रहे हैं एक प्रोजेक्ट के तहत, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसको बना रहा है। तो इन 8 में से अब ये 4th लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में। इसका नाम है अमीनी। अमीनी से आपको याद आता होगा कि आइलैंड ऑफ अमीनी भी है एक लक्षद्वीप में, ठीक है, तो उसी के नाम पर रखा गया है। लक्षद्वीप में एक आइलैंड है अमीनी। अच्छा, ये जो सभी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बन रहे हैं ये 77 मीटर लॉन्ग शिप्स हैं। डिस्प्लेसमेंट क्षमता इनकी 900 टन्स की है। मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स है और जो एंड्योरेंस है वो लगभग 1800 नॉटिकल माइल्स है। अच्छा, जो ये 8 ASW/SWC शिप्स बन रही हैं इसके लिए एग्रीमेंट 29 अप्रैल 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा साइन किया गया था। इसके तहत 4 तो बन रहे हैं GRSC कोलकाता में और बाकी की जो 4 शिप्स हैं ये L&T शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली में बन रहे हैं। और ये याद रखिएगा आप, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी क्लास के शिप है, अर्नाला क्लास शिप है ये। और किन को रिप्लेस कर रहे हैं? अभय क्लास शिप को रिप्लेस कर रहे हैं। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट? किस देश ने आभासी प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि भारत ने सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल फॉर्मेट में होस्ट किया है और इसमें जो इनॉग्रल लीडर सेशन था इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। ये समिट 10 सेशंस में अरेंज थी। जो इनॉग्रल लीडर सेशन हुआ उसका थीम टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट था और जो कंक्लूडिंग लीडर सेशन था उसका थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। इस इवेंट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसे दक्षिण बोला गया है, इसे भी लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है ये टर्म। आपको बता दें भारत ने जो पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसे 12 से 13 जनवरी 2023 में होस्ट किया था, यानी कि इसी साल होस्ट किया था पहला भी और दूसरा भी इसी साल ही होस्ट हो रहा है। ठीक है, उस टाइम 125 कंट्रीज के आसपास इसमें पार्टिसिपेट किए थे। Which country hosted the third Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Ministerial Meeting? किस देश ने तीसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस। आपको जानना चाहिए कि थर्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF मिनिस्टीरियल मीटिंग ये यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से। आपको माफ कीजिएगा, आपको जानना चाहिए कि जो IPEF है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था यूएस और भी अदर पार्टनर कंट्रीज के द्वारा 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में। 14 मेंबर कंट्रीज है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। तो इसमें 4 पिलर्स हैं। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि 4 पिलर्स हैं, याद रखिएगा। ट्रेड पहला पिलर है, सप्लाई चेन्स दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर क्लीन इकोनॉमी है और फेयर इकोनॉमी चौथा पिलर है। भारत ने जो है कि सभी पिलर इसमें ज्वाइन किया। ऑब्जर्व स्टेटस पिलर 1 है भारत के पास, पिलर 2 से पिलर 4 भारत ने ज्वाइन किया है। ठीक है, लेकिन जो पिलर 1 है वो भारत ने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि जो ट्रेड है। आपको बता दें हाल ही में
इन्होंने सप्लाई चेन एग्रीमेंट भी साइन किया है, भारत ने भी साइन किया, और जो 14 पार्टनर्स है सबने इसे साइन किया है सप्लाई चेन को। Who inaugurated International Conference cum Exhibition on Aerospace and Aviation in 2047 in New Delhi? नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 इसको इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। ये ऑर्गेनाइज किया गया एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी 75th एनिवर्सरी के मौके पर। आपको बता दें, जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। प्राइम मिनिस्टर पेट्रोल इन चीफ होते हैं इसके। देश भर में एरोस्पेस एंड एविएशन को प्रमोट करने के लिए स्थापना की गई थी, और कई तरह के डिस्टिंग्विश्ड एरोस्पेस प्रोफेशनल्स जो हैं इसमें शामिल रहते हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के प्रेसिडेंट हैं, और जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है। Which vessel has operated in the Gulf of Guinea undertaking a 31 days anti-piracy patrol? गिनी की खाड़ी में किस भारतीय नौसेना पोत ने 31 दिनों की समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, आईएनएस सुमेधा। आपको जाना चाहिए आईएनएस सुमेधा जो है डिप्लॉय किया हुआ है हमने अटलांटिक ओशन में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, और इस पीरियड के दौरान, इस डिप्लॉयमेंट के दौरान आईएनएस सुमेधा ने गल्फ ऑफ गिनी में एक 31 डेज की एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग भी की है। ये दूसरी बार है जब इंडियन नेवी ने इस एरिया में एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग की है। इससे पहले आईएनएस तरकश ने भी की थी सितंबर से अक्टूबर 2022 में। विच सिटी होस्टेड द 2023 अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस EEC 2023 अफ्रीकी आर्थिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन डी है, अदीश अबावा। देखिए, 2023 अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा, और अदीश अबाबा इथोपिया में हुआ है ये 16 से 18 नवंबर 2023 के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा इम्परेटिव्स फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका। हु हैज बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन? स्पेन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पेड्रो सैंचेज। देखिए, पेड्रो सैंचेज ये स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मेजोरिटी वोट्स यहाँ पर जीते हैं स्पेन में, और मैरियानो रैजो को ये सक्सीड कर रहे हैं। स्पेन की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। What is the name of the first humanoid robot appointed as CEO by Hanson Robotics and Dictador? Hanson Robotics और Dictador द्वारा CEO के रूप में नियुक्त किए गए पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मीका। देखिए, डिक्टेडोर एक स्पिरिट ब्रांड है, ये कोलंबिया के एक कार्टे के नाम है। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट AI चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया, जिसका नाम है मीका, और ये लॉन्च किया इन्होंने हांगकांग बेस्ड इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के साथ मिलकर। हैंसन रोबोटिक्स ने ही जो पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया, इसको क्रिएट किया था। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस बाय प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2022 में भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों की वृद्धि दर कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 31.6%। देखिए, WIPO की एनुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरे वर्ल्ड से 3.46 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन साइन की गई है, यानी कि लगातार तीसरे साल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है चाइना से, फिर दूसरे नंबर पर US, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर जर्मनी। ठीक है, 2022 की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम एरिया वाइज देखें, कॉन्टिनेंट वाइज, तो एशिया से सबसे ज़्यादा आए हैं। पेटेंट एप्लीकेशन बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ग्रू बाय 31.6% इन 2022। ठीक है, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि हुई है 31.6% की हुई है, और 11 साल से जो है हम बढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर। और अगर हम देखें रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग जो इंडिया में थी, ठीक है, वो 47% तक बढ़ी है, 38,551 रही 2022 में, और टोटल अगर हम देखें इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ जो फाइलिंग हुई है वो 77,068 हुई है। WIPO की बात करें, डायरेक्टर जनरल डायरेन टांग है,
हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। The sixth high-level meeting of the India Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Energy Dialogue was held at which place? भारत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ऊर्जा संवाद की छठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है वियना। देखिए, सिक्स्थ हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक एनर्जी डायलॉग, ये ओपेक के सेक्रेटेरिएट वियना ऑस्ट्रिया में हुई है और इसको को चेयर किया है ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैथम अल गाइस और हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है भारत में। दोनों ही साइड्स ने भारत की इम्पोर्टेंस इस क्षेत्र में जो है एक्सेप्ट की है। भारत थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल रिफाइनर है। ये याद रखिएगा, ये वाले है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओपेक की जो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023 रिपोर्टर्स में ओपेक ने ये भी कहा है कि 2022 से 2045 तक भारत की अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें तो 6.1% तक रहने वाली है एंड अकाउंटेड फॉर ओवर 28% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्लोबल एनर्जी डिमांड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ओपेक की बात करें, बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत 1960 में इसकी स्थापना की गई। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा। हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है और 13 मेंबर्स हैं इसमें, 13 कंट्रीज के मेंबर हैं और पूरे विश्व का 30% ऑयल ये 13 मेंबर प्रोड्यूस करते हैं। Which two companies have been granted ISP licenses for satellite internet services in India? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किन दो कंपनियों को ISP लाइसेंस प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, जियो एंड वनवेब। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड भारतीय ग्रुप एक्ट वनवेब को दिया है। They can provide internet services connecting satellite service with terrestrial networks or through VSAT to end customers. OneWeb है, इसके पास तो अपना कॉन्स्टलेशन है जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का। वहीं जियो ने इसके लिए लग्जमबर्ग SES सैटेलाइट्स के साथ पार्टनरशिप की है जिसके पास जियो एंड मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। Who was S. वेंकटा रमना पास्ट अवे रिसेंटली? एस वेंकटा रमनन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, फॉर्मर RBI गवर्नर। देखिए, एस वेंकट रमनन ये RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रहे। इनका हाल ही में निधन हो गया 92 की एज में और 1990 से 91 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेस्क्यू था उसके आर्किटेक्ट इन्हें बताया जाता है भारत में। 18th गवर्नर थे RBI के और 2 साल तक अपॉइंट किए गए थे, दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक। इससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 1985 से 1989 तक। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने मानी ब्रिटिश ऑथर A.S. ब्याट, इनका निधन हो गया 87 की एज में। 1990 बुकर प्राइज इनको मिला था अपने नोवेल पोजीशन के लिए। और जाने माने आर्ट हिस्टोरियन एंड प्रोलिफिक राइटर B.N. गोस्वामी, इनका हाल ही में निधन हो गया 90 की एज में चंडीगढ़ में। ये अपने जो है पहाड़ी पेंटिंग स्कॉलरशिप और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। और जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, ये 1998 में इनको मिला। वहीं 3rd हाईएस्ट ऑनर पद्म भूषण ये 2008 में मिला। What target has the Association of Asia Pacific Airlines set for sustainable aviation fuel utilization by 2030? एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने 2030 तक कितने प्रतिशत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 5%। देखिए, एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूटिलाइजेशन टारगेट 5% रखा गया है 2030 तक। हाल ही में इनकी मीटिंग हुई है, 67th मीटिंग हुई है सिंगापुर में, उसके दौरान ये फैसला लिया गया। आपको बता दें फिलहाल 14 एयरलाइंस इसकी मेंबर हैं AAPA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ही। एयर इंडिया भी इसमें शामिल है। एविएशन जो है जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें 3% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। विच कंट्री होस्टेड द 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस? किस देश ने 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता पहुंचे।
वहाँ इन्होंने 10th आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस को जो है ज्वाइन किया। आपको बता दें जो ये ADMM प्लस है ये एक प्लेटफॉर्म है आशियान मेंबर स्टेट्स यानी कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं आशियान के, इंडिया, US, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इनके बीच में, ताकि जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ सके। भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर 1992 में बना था, महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और जो पहली ADMM प्लस मीटिंग हुई थी हनोई वियतनाम में हुई थी 12 अक्टूबर 2010 में। ADMM प्लस जो है आप कहें कि इसमें 7 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिलिट्री मेडिसिन और साइबर सिक्योरिटी, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। जो ये HADR है ना, इसका तो भारत अभी अध्यक्ष भी है इंडोनेशिया के साथ 2021 से 2024 साइकिल के लिए। द 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया वाज विच एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट? ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया 2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 13th। आपको जानना चाहिए कि 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13th एडिशन रहा है। ये एक क्वाड्रेनियल इवेंट है, यानी कि 4 साल में एक बार होता है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, और इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ऑर्गेनाइज करती है। आपको जानना चाहिए टूर्नामेंट इंडिया द्वारा होस्ट किया गया, 10 नेशनल टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहा क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। 5 अक्टूबर को शुरू हुआ वर्ल्ड कप, 19 नवंबर को समाप्त हुआ। आपको जानना चाहिए पहली बार भारत ने अपने आप में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है, यानी कि और किसी कंट्री ने नहीं किया भारत के साथ मिलकर, केवल भारत ने किया है। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत ये मिलकर किया करते थे। जो फाइनल मैच है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया 19 नवंबर को, और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भारत को हरा दिया और अपना 6th टाइटल जीता। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, साल 2003, 2007 और 2015 में भी ये टाइटल जीत चुकी है, और अब इसने अपना 6ठा टाइटल 2023 में जीता। आपको जानना चाहिए जो टॉप 7 टीम्स रही इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को छोड़कर, वो 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। मतलब टोटल 8 टीम्स खेलेंगी उसमें, तो 8वीं टीम तो पाकिस्तानी है क्योंकि वो होस्ट कर रही है। तो इनके अलावा जो टॉप 7 टीम्स रही वो क्वालिफाई कर चुकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 2025 में होगा। वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ, इसका मास्कोट्स रहे मेल एंड फीमेल ड्यू, टोंक एंड ब्लेज। टोंक मेल है और ब्लेज फीमेल है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक फ्रिक्शनल क्रिकेटिंग यूटोपिया क्रिक्टोवर्स से। तो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी ये लोग दर्शाते हैं। ऑफिशियल थीम सॉन्ग इस 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का रहा दिल जश्न बोले, यानी कि हार्ट से सेलिब्रेट। ये सॉन्ग कंपोज किया गया प्रीतम के द्वारा, वहीं इसके लिरिक्स लिखे गए हैं श्लोकी लाल और सावेरी वर्मा के द्वारा। ओल्डेस्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट के रहे डच प्लेयर, यानी कि नीदरलैंड्स के वेस्ले बारिसी। डच प्लेयर मतलब नीदरलैंड्स के, डेनिश मतलब डेनमार्क के। ठीक है, तो ये 39 साल के रहे, और यंगेस्ट रहे अफगान स्पिनर नूर अहमद, 18 साल के। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नामित किए गए क्योंकि सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए थे, और मोहम्मद शमी ये लीडिंग विकेट टेकर जो है बने हैं इस टूर्नामेंट में। 2027 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये 14th एडिशन होगा इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया इसको होस्ट करेंगे। देखिए जो टूर्नामेंट भारत में खेला गया ये 10 अलग अलग स्टेडियम्स में खेला गया, 10 अलग अलग सिटीज़ में। तो ये स्टेडियम्स तो आप जानते होंगे। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप जानते हैं अहमदाबाद में है, चिन्ना स्वामी याद रखिएगा बेंगलोर में है, M.A. चिदम्बरम याद रखिएगा चेन्नई में। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है कि चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है। अरुण जेटली आप जानते हैं, HPCA आप जानते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद में, ईडन गार्डन्स याद रखिएगा कोलकाता में है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, वानखेड़े आप जानते हैं, बाकी पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है।
बात करते हैं स्पेसिफिकली फाइनल की। तो ये 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, अहमदाबाद, 19 नवंबर 2023 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जब फाइनल मैच शुरू होने से पहले इंडियन एयरफोर्स की जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, इन्होंने एयर शो भी परफॉर्म किया, काफ़ी खूबसूरत एयर शो रहा वो। और ये दूसरी बार है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे भिड़े हैं। इससे पहले 2003 के फाइनल में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, वहाँ भी भारत जो है हार गया था। तो अब इस बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर अपना छठा टाइटल जीता है। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ट्स एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस को सौंपी। आईसीसी ने इस फाइनल मैच के लिए इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड कैटलबरो, इनको ऑन फील्ड अंपायर चुना था, और वेस्ट इंडीज के जोएल विल्सन ये थर्ड अंपायर रहे। न्यूजीलैंड के क्रिस गैफने ये रिजर्व अंपायर रहे। वहीं जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ ये मैच रेफरी रहे। अब देखते हैं अवार्ड्स के बारे में। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे ऑस्ट्रेलिया की। मोस्ट रन्स विराट कोहली 765, बेस्ट बैटिंग एवरेज 95.62 विराट कोहली। मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी 24, हाईएस्ट स्कोर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के 201। मोस्ट रन्स स्कोर्ड इन अ मैच 771 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 विकेट्स 457 रन्स मोहम्मद शमी। बेस्ट बॉलिंग एवरेज 7 रोहित शर्मा। मोस्ट विंस 10 मैचेस भारत ने जीते, 11 मैचेस खेले, उनमें से 10 भारत ने जीते। मोस्ट लॉसेस 7 नीदरलैंड्स। बेस्ट विन परसेंटेज 90.909 और मोस्ट फोर्स विराट कोहली 68। मोस्ट सिक्सेस रोहित शर्मा 31। ये जो बेस्ट विन परसेंटेज है इसमें भी इंडिया आएगा। अच्छा, इस टूर्नामेंट का जो टोटल प्राइस मनी थी वो 10 मिलियन यूएस डॉलर की थी। जो विनर ऑस्ट्रेलिया है उसको 4 मिलियन यूएस डॉलर मिले। रनर्स अप यानी कि इंडिया को 2 मिलियन यूएस डॉलर मिले हैं, और बाकी जो टीम्स थी है ना उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई 40,000 यूएस डॉलर। तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन हैज won the coveted JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, विच नोवेल got him the award। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने साहित्य के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार जीता है। किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फायरबर्ड। आपको जानना चाहिए तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, इन्हें जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है इनके नोवेल फायरबर्ड के लिए, जो कि इनके तमिल नोवेल आनंदा पेची, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस अवार्ड में 25 लाख रुपए का कैश प्राइज है और एडिशनल 10 लाख रुपीस ट्रांसलेटर को मिलता है। ट्रांसलेटर जननी कन्नन है, और ये जो इनकी बुक है ये पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई। आपको जानना चाहिए जो 5 मेंबर जूरी है जिन्होंने इनका नाम आगे किया है, इसको हेड किया श्रीनाथ पेरू ने। Who among the following was awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2022? निम्नलिखित में से किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है कोविड-19 वॉरियर्स। देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022 ये जॉइंटली दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, जो कि कोविड वॉरियर्स, जो हमारे देश में कोविड वॉरियर्स रहे उनको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम हमीद अंसारी ने यह अवार्ड शरद कुमार अग्रवाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और रॉय के जॉर्ज, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को हैंड ओवर किया। आपको जानना चाहिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज एक एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। हर साल दिया जाता है 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, और इसमें जो कैश प्राइज है 25 लाख रुपीस है। Who has been selected for the गण सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र सरकार द्वारा गण सम्रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सुरेश ईश्वर वाडकर। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
जाने माने प्लेबैक सिंगर एंड नेशनल अवार्ड विनर सुरेश ईश्वर वाडकर इनको गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए चुना है। इसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। Who has been appointed as the chief selector of the Pakistan men's national team? पाकिस्तान पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, वहाब रियाज। आपको जाना चाहिए फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर वहाब रियाज, इन्हें पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट नेशनल टीम है उसका चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पोजीशन पर इंजमामुल हक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आपको जानना चाहिए कि बाबर आजम ने पाकिस्तान के कैप्टन के तौर पर रिजाइन कर दिया है तीनों ही फॉर्मेट से। अब माफ कीजिएगा, सान मसूद इन्हें पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। वहीं साइन शाह अफरीदी इन्हें T20 कैप्टन बनाया गया है। वहीं वनडे इंटरनेशनल कैप्टन कौन होगा ये भी क्लियर नहीं हो पाया। मोहम्मद हफीज ये भी फॉर्मर प्लेयर हैं पाकिस्तान के, इन्हें पाकिस्तान टीम डायरेक्टर बनाया गया है। ये मिकी ऑर्थर को रिप्लेस कर रहे हैं। शोहेल तनवीर इन्हें हेड बनाया गया है जूनियर सिलेक्शन कमेटी का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड प्रोडक्ट्स शोल्ड विद हलाल सर्टिफिकेशन? किस राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणीकरण के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ हलाल सर्टिफाइड एडिबल आइटम्स इनको बैन कर दिया है 18 नवंबर से। जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्टोर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल है, जो हलाल सर्टिफाइड आइटम्स हैं उन सबको बैन कर दिया है। हलाल फूड्स क्या होते हैं? देखिए हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका आप ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं इंग्लिश में परमिसेबल। तो हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में यूज़ किया गया था स्लॉटर्ड मीट के लिए। ऐसा मीट जो कि इस्लामिक मेथड से ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है, उसे हलाल मीट कहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे काटते हैं किसी को तो अगर झटका मेथड जो होता है, ठीक है, वो यूज़ नहीं करते हैं इसमें, इस्लामिक मेथड में झटका यूज़ नहीं करते हैं। झटका मेथड में क्या है, डायरेक्ट नेक पर जो है प्रहार कर देते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो हलाल होता है इसमें थ्रोट हो गया आपका और एस्फेगस हो गया, जुगुलर वेन्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो है उसको किल करते हैं। अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या हैं? हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मतलब ऐसा फूड जो प्योर हो और इस्लामिक लॉ के तहत आता हो, ठीक है। तो कई प्राइवेट कंपनीज है जो हलाल सर्टिफिकेशन डालकर रखती है अपने प्रोडक्ट्स पर, तो उससे ये है कि बिक्री हो जाती है। जो मुस्लिम समुदाय उसको लगता है कि ये जो है इस्लामिक लॉ को देखते हुए बनाया गया है, प्रोडक्ट जो ये तैयार किया गया है ये हमारे लॉज को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। हालांकि भारत में हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन के लिए कोई भी रेगुलेटर नहीं है। Who has been named interim CEO of OpenAI? OpenAI का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, एमिट शेयर। देखिए OpenAI के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सैम एल्टमैन को रिमूव कर दिया। बोर्ड ने कहा है कि हमें इनकी लीडरशिप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इनके बदले एमिट शेयर जो कि को फाउंडर हैं ट्विच के, ट्विच एक पॉपुलर वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रहा है जिसे अमेजोन ने एक्वायर किया 2014 में। तो अब इन्हें ओपन एआई का इंटरिम सीईओ बनाया गया है। इनसे पहले भी एक जो है ओपन सीईओ बनाई गई थी, मीरा मूर्ति, ठीक है, लेकिन मीरा मूर्ति के बदले तुरंत ही एमिट शेयर को बनाया गया। ओपन एआई आपको जाना चाहिए एक अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सभी जानते होंगे। इन्होंने कई सारे सेवरल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जैसे चैट जीपीटी, GPT-4 और DALL-E 2। When is the National Newborn Week observed by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 to 21 नवंबर। आपको जाना चाहिए नेशनल न्यूबॉर्न वीक ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 15 to 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। 2014 में भारत पहली कंट्री बना जिसने इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस साल नेशनल न्यूबॉर्न वीक का थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न।
आपको जानना चाहिए नियोनेटल पीरियड क्या होता है। जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो जो शुरुआत के 28 दिन होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं बच्चे के सर्वाइवल के लिए। कई सारी डेथ्स देखी गई हैं इस पीरियड में, शुरुआत के जो 28 दिन होते हैं तो उसे नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। Where was the traditional and complementary medicine project collaboration agreement signed between the Ministry of Ayush and the World Health Organization? आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन सी है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटेजी 2025-34 तैयार करना। ये एग्रीमेंट साइन किया गया भारत की ओर से जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनेवा में, इंद्रामणि पांडे और डॉक्टर ब्रूस आइलवर्ड जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लाइफ कोर्स डिवीजन। ठीक है, इन्होंने साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ WHO। गुड ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 हेल्ड इन विच सिटी? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी, अहमदाबाद है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में इनोग्रेट किया। इसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। The conference aimed to bring together key stakeholders on one platform for fruitful discussions, market insights, and networking. Where did the Global Media Congress take place? Global Media Congress कहाँ आयोजित हुई? सही आंसर ऑप्शन डी है, अबू धाबी, UAE। देखिए, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जो कि एक प्रीमियर इवेंट है जहाँ पर जितने भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं पूरे वर्ल्ड से वो इकट्ठा होते हैं, ये अबू धाबी, UAE में संपन्न हुई। थीम रहा सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। With whom did SIDBI collaborate to introduce the संपूर्ण MSME Economic Activity Index? संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए SIDBI ने किसके साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जोकाटा। देखिए, जोकाटा जो कि एक डिजिटल लैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के साथ पार्टनरशिप में MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जिसका नाम संपूर्ण है इसे लॉन्च किया है। तो MSME पहली बार ये MSME का एक स्पेसिफिक इंडिकेटर तैयार किया गया है जो कि भारत की जो ग्रोथ है उसको कैप्चर करेगा। MSME का जो है 1 क्वार्टर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रोस वैल्यू एडेड में, और टोटल एक्सपोर्ट में 40% जो है कंट्रीब्यूशन MSME का रहता है। SIDBI की बात करते हैं तो स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन एंड MD शिव सुब्रमण्यम रमन है। Who has been crowned Miss Universe for the year 2023? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, शैनिस पैलेसियोस। देखिए, निकारागुआ के शैनिस पैलेसियोस इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल जीत लिया है और अपनी कंट्री से पहली टाइटल होल्डर ये बन गई हैं। आपको बता दें ये 72nd एडिशन रहा इस मिस यूनिवर्स का और सैन सेल्वाडोर एल सेल्वाडोर में हुआ है। ये एडिशन पूछा जाता है कई बार बैंकिंग एग्जाम में, तो एडिशन ही ज़्यादातर पूछते हैं। आपको बता दीजिए पैलेसियोस हैं, इन्हें खिताब ये दिया गया या फिर ये ताज पहनाया गया इनसे पहले की जो मिस यूनिवर्स रही USA की एराबोनी गैब्रियल के द्वारा। पैलेसियोस आपको जानने चाहिए मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और ऑडियो विजुअल प्रोड्यूसर भी हैं। आपको बता दें 83 कंट्रीज से जो है पार्टिसिपेंट इसमें रहे। भारत की ओर से मिस इंडिया श्वेता शारदा भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। टॉप 20 में ये शामिल रही। Australia's Travis Head scored a century in the ODI World Cup final on November 19. Including him, how many batters have scored centuries so far in the finals of the World Cup tournaments? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 19 नवंबर को ODI विश्व कप फाइनल में शतक बनाया था। उनके सहित विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में अब तक कितने बल्लेबाजों ने शतक बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 7। आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ये 7वें बैट्समैन बने जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप फाइनल में 100 स्कोर किया है। आप सभी जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में विश्व कप फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आपको जानना चाहिए
ये 7वें बैटर तो बन गए हैं, लेकिन ये 3rd ऑस्ट्रेलियन भी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी लगाई है। इनसे पहले रिकी पॉन्टिंग एंड एडम गिलक्रिस्ट भी ऐसा कर चुके हैं। साथ ही दूसरे बल्लेबाज ये बने हैं जिन्होंने रन चेज में सेंचुरी लगाई है, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। इनसे पहले श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा ये कार्य कर चुके हैं। बाकी 7 बैटर्स के कंप्लीट नेम मैंने यहाँ नहीं दिया, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है जानना, ठीक है। केवल ये याद रखिए 7 बैटर्स ने लगाया है फाइनल में। एक और रिकॉर्ड देख लेते हैं केएल राहुल भारत के। इन्होंने इंडिया के जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, जब ये विकेट कीपिंग किया करते थे, तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने का। तो केएल राहुल द्रविड़ का जो रिकॉर्ड था 16 डिसमिसल का, उसे तोड़ दिया है। और राहुल ने 17th डिसमिसल किया मिशेल मार्श के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ठीक है, इनका कैच पकड़कर। विच सीरीज ऑफ डायलॉग डिड इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंक्लूडेड रिसेंटली? हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी वार्ता श्रृंखला संपन्न हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंक्लूड किए अपने काउंटर पार्ट्स, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस्टर रिचर्ड मार्स एंड फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की शुरुआत 11 सितंबर 2021 में हुई थी, और ये अब दूसरी इस तरह की मुलाकात है। 2+2 डायलॉग हम इंडिया यूएस के साथ भी देखते हैं, 2+2 डायलॉग हम इंडिया यूके भी देखते हैं, और हम जापान के साथ भी देखते हैं, हम रशिया के साथ भी देखते हैं। सबसे पहले भारत ने 2+2 डायलॉग यूएस के साथ शुरू किया था। Who has been appointed as the ambassador of India to the Caribbean community, CARICOM? कैरिबियन समुदाय में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अमित एस तेलांग। आपको जाना चाहिए डॉक्टर अमित एस तेलांग को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको जाना चाहिए इन्हें हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेवीज में। एम्बेसडर बनाया गया इंडिया का टू कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकॉम, और हाई कमिश्नर बनाया गया है एंटीगुआ एंड बरबुडा का। वहीं आपको जानना चाहिए संदीप चक्रवर्ती, इन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल कुमार राय, इन्हें यूथोपिया में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जेवियर माइली विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। आपको जानना चाहिए अर्जेंटाइन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर जेवियर माइल, ये लिबर्टेरियन पार्टी के हैं और अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट होंगे। करंट अर्जेंटीना प्रेसिडेंट हैं एल्बर्टो फर्नांडिस, इनको ये सक्सीड करेंगे। अर्जेंटीना के बारे में अगर हम जानकारी लें, कैपिटल है बुएनस एयरेस, करेंसी यहाँ की अर्जेंटाइन पेसो है। व्हेन इज द इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नवंबर 19। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल मेंस डे ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, और साल 2023 में इसका थीम रहा जीरो मेल सुइसाइड। और भी डेज देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं नेशनल इंटीग्रेशन डे या फिर कौमी एकता दिवस ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। साथ ही वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे WPD ये हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है, और 2023 में इस डे का थीम रहा स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर। विच कंपनी हैज डन द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG ट्रांसफर? किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गेल। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो टॉप गैस फर्म है गेल, इसने वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर किया है, ताकि शिपिंग कॉस्ट बच सके और जो CO2 एमिशन है उसमें भी जो है कट कर सके। ठीक है, जो एमिशन है वो कट हो सके कार्बन का। आपको जानना चाहिए कि जो गेल है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 5.8 बिलियन टन्स पर एनम LNG
इंपोर्ट करने का यूएस से। तो पहले क्या होता था, वहाँ से एक जो वेसल चलता था या जो शिप चलती थी, तो वो पूरा यहाँ तक आती थी भारत तक। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट भी काफ़ी पड़ता था और ये एमिशन भी काफ़ी होता था। तो अब क्या किया इन्होंने, जो वहाँ से शिप चली है ना, वो मिडवे तक आई। उसका नाम कैस्टिलो डी सेंट स्टीवन था। और आधे के बाद फिर वहीं पर पहले से जो वेसल था इन्होंने हायर किया था वो वहीं था, एल गैरफा, कतर गैस का है ये। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी वो गैस, मतलब जिस कंटेनर में थी, और फिर वो लेकर आगे आ गया। तो इस तरह से शिपिंग कॉस्ट भी बच गई और एमिशन भी बचा। गेल की बात करें, महारत्न कंपनी है, सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 19वां ग्रीन हाउस वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO। आपको जानना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है, ये 2022 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, सबसे ज़्यादा पहुंच गया। और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले समय में कम होगा, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है अपनी 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में। इन्होंने बताया कि जो 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये लास्ट ईयर अपने रिकॉर्ड हाई पर रही हैं। और ऐसा भी लगता है कि अब आने वाले समय में जो टेम्परेचर वो है इंक्रीज़ होगा, एक्सट्रीम वेदर देखने के लिए मिल सकता है और सी लेवल भी हायर होगा। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट आप सभी जानते हैं, कंट्रीज एग्री की थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, है ना, या फिर 1.5 सेल्सियस अगर पॉसिबल हो सके। लेकिन 2022 में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर था 1.15 डिग्री सेल्सियस था, अबव 1850 900 1900 एवरेज। Of the three major greenhouse gases, carbon dioxide accounts for about 64% of the warming effect on the climate। तो 64% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल है वार्मिंग इफेक्ट के लिए। अराउंड 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम G20 कंट्रीज। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ICPHM 2023? किस शहर ने पादप स्वास्थ्य प्रबंधन ICPHM 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में संपन्न हुई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज टू परस्यू फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन सर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। What is the rank of India in terms of the number of unicorn companies according to the research by Journalistic Org? जर्नलिस्टिक ऑर्ग के शोध के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए इंडिया की रैंक, अगर हम यूनिकॉर्न कंपनीज के टर्म्स में कहें तो थर्ड है पूरे विश्व में। भारत में 72 यूनिकॉर्न कंपनीज है, इनकी वैल्यूएशन 195.75 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, यानी कि टोटल जो ग्लोबल यूनिकॉर्न की वैल्यूज़ है पूरे वर्ल्ड में उनका 5% भारत से है, ऐसा कहा है जर्नलिस्टिक ऑर्ग ने। और ये रिसर्च कमीशन की गई है forex.com द्वारा। पहली इंडियन कंपनी जो इस ग्लोबल रैंकिंग में अपीयर हुई थी वो बायजूस रही और अब वो 36th पोजीशन पर है, इसकी वैल्यूएशन 11.50 बिलियन US डॉलर है। यूएस में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज है वर्ल्ड वाइड 668, यानी कि 3 टाइम्स मोर देन चाइना। चाइना की 172 है और चाइना दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है 72 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ। Which bank has entered into a corporate tie-up with HDFC Life to offer life insurance products to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC लाइफ के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है, कर्नाटका बैंक। आपको जाना चाहिए कर्नाटका बैंक ने कॉर्पोरेट टाई अप किया HDFC लाइफ के साथ, जिसके तहत HDFC लाइफ के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो कर्नाटका बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। कर्नाटक बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा है, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटक में है और टैगलाइन है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। आपको जानना चाहिए जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, विभा पादलकर इसकी CEO है। By how much did the RBI increase the risk weights on unsecured consumer loans?
आरबीआई ने सुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट कितना प्रतिशत बढ़ाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 25%। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स होते हैं उन पर जो रिस्क वेट है उसको 25% बढ़ा दिया है, बैंक्स के लिए भी और एनबीएफसीज के लिए भी। तो जो तो अब क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग एंड न्यू कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है कमर्शियल बैंक्स के और जो रिटेल लोन्स हैं एनबीएफसीज के, ठीक है, तो ये अब 125% रिस्क वेट जो है अट्रैक्ट करेंगे। पहले 100% था रिस्क वेट और अब 25% बढ़कर 125, अब 25% बढ़कर 125 हो गया, पहले 100 था। RBI also hiked the risk weights on credit card receivable by 25%. Presently, a risk weight of 125% is applicable on the credit card receivables for commercial bank. ठीक है, अभी तो 125% है क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर कमर्शियल बैंक के लिए, बढ़कर 150 हो गया, और 100% है एनबीएफसीज के लिए, वो बढ़कर 125 हो गया है। The limits will need to strictly adhere to and monitored by the Risk Management Committee on an ongoing basis, setting the deadline for putting in place such board-approved limits by February 29, 2024। 29 फरवरी 2024 तक ये जो आरबीआई ने जो ये इंक्रीज किया है इसका अनुपालन करना होगा। The ratio of insured deposits to accessible deposits in the banking system declined to what percent in fiscal 2023 from 49% in fiscal 2022। बैंकिंग प्रणाली में बीमाकृत जमा और निर्धारणीय जमा का अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 49% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत हो गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है 46.31%। आपको जानना चाहिए कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGCC इन्होंने फिस्कल 2023 एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया जो इंश्योर डिपॉजिट टू एक्सेसिबल डिपॉजिट रेशियो है बैंकिंग सिस्टम में डिक्लाइन हो चुका है। 2022 में 49% था, 2023 में 46.31% है। इसका मतलब क्या है? अब आप सभी जानते हैं जो DICGC है ये 5 लाख रुपीज़ तक का सम इंश्योर रखता है। तो अब जो बैंक कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं बैंक में पैसा रखना, 5 लाख से ज़्यादा का रखना पसंद करते हैं, जो कि अनइंश्योर्ड है। तो ये कहा गया है यहाँ पर fully protected and partially protected accounts accounted for 98.1% and 1.9% respectively। जो fully protected account है वो 98.1% है और जो partially protected account है 1.9% है। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 300.10 करोड़। आप सभी जानते हैं DICGC सभी बैंक्स को इंश्योर रखता है, बजाय किसके? ये भी आपको जाना चाहिए। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिट्स स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। इनके डिपॉजिट जो है DICGC नहीं रखता इंश्योर। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Nasik Merchants Cooperative Bank Limited for non-compliance with the directions issued by RBI on frauds in UCBs। RBI ने UCB में धोखाधड़ी पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 48.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक पर। रीज़न आप देख सकते हैं। RBI ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पुदुकोट्टई कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। इन्होंने भी जो है RBI के अनुपालन नहीं किया निर्देशों का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCB से संबंधित जो रहे, RBI ने 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी सेपर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता पर लगाई है। और RBI ने 2 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर। RBI ने 15 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महसाना पर। In which country have scientists rediscovered a long lost species of mammal Attenborough long-beaked echidna? वैज्ञानिकों ने किस देश में लंबे समय से लुप्त हो चुकी स्तनपायी प्रजाति एटनबरो के नाम पर लंबी चोंच वाली एकिडना को फिर से खोजा है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। देखिए, साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इन्होंने एक कई सालों से ऐसा लगा कि ये विलुप्त ही हो चुकी है एक मैमल, उसको रीडिस्कवर किया है साइक्लोप्स माउंटेन्स इंडोनेशिया में।
तो इसका नाम जो है जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबर्ग के नाम पर रखा गया है, एटनबर्ग्स लॉन्ग बीक्ड एकिडना। ठीक है, और काफ़ी अलग सा ही क्रिएचर है ये, और लास्ट टाइम 60 साल पहले इसको देखा गया था, और अब इसको रिडिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट द्वारा। ये साइंटिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रहे हैं और इनका नेतृत्व किया है जेम्स कैम्पटन ने। सो 1961 में लास्ट टाइम इसको देखा गया था। हाउ मैनी इंडियन फर्म्स वर रिसेंटली एडेड टू द MSCI इंडिया इंडेक्स? हाल ही में MSCI इंडिया इंडेक्स में कितनी भारतीय कंपनियों को जोड़ा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 9। आपको जाना चाहिए MSCI इमर्जिंग इंडेक्स यानी कि EM इंडेक्स। अब इसमें भारत की प्रेजेंस और मजबूत होगी क्योंकि 9 न्यू स्टॉक्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि 30 नवंबर से इफेक्टिव होंगे। APL अपोलो ट्यूब्स, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक डेवलपर्स, 197 कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब इंडिया, सुजलोन एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस एंड टाटा मोटर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। इसी के साथ जो इंडिया का वेटेज है इस इंडेक्स में 16.3% बढ़ जाएगा। आपको जाना चाहिए MSCI EM इंडेक्स क्या है, तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स है, NYSE पर लिस्टेड है। इट्स स्टॉक इंडिसेस आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय ग्लोबल एसेट मैनेजर्स, हेज फंड्स, बैंक्स, कॉर्पोरेशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद इस EM इंडेक्स पर, और कुछ प्रोमिनेंट इंडियन कंपनीज इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है और इन्फोसिस है। Who among the following represented India at the swearing-in ceremony of Dr. Mohammad Muizzu as the new president of Maldives? मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है किरण रिजिजू। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, इनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो मालदीव ये गए थे किरण रिजिजू। आपको जाना चाहिए जो ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सली को हराया है। इलेक्शंस सितंबर में हुए थे। अच्छा, इनकी जो सरकार है उसमें जो कोलिशन पार्टीज हैं ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से PPM और पीपल्स नेशनल कांग्रेस PNC है। ठीक है, और एंटी इंडिया इनको बताया जाता है, प्रो चाइना बताया गया है, और क्योंकि इनके काम भी ऐसे ही हैं इनके भी, और जो इनसे फॉर्मर रहे थे, ठीक है, जिनके चेले हैं अब्दुल्ला यमीन, ये जेल में है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है इनको। तो इन्होंने भारत से कहा भी है अब फॉर्मली कि जो भी भारत के वहाँ पर सोल्जर्स हैं, जो भी भारत की वहाँ पर सेना वगैरह है, वो वापस बुला लिए जाए। 70-72 मिलिट्री पर्सन है, उनको भारत की वापस बुला लिया जाए, ऐसा कहा है इन्होंने। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।